हेलो एवरीवन। सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज है 24 तारीख। 4 दिन के बाद यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 आने वाला है। इस वीडियो में हम पूरा इन्वायरमेंट रिवाइज करेंगे। हमारा सोर्स होगा एक टॉपर सर का नोट, टॉपर अखिल सर। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस नोट्स। तो ये 6 पेज के इन्वायरमेंट नोट्स में मैंने देखा है कि बहुत सारे अच्छी अच्छी वैल्यू एडिशन वाली बातें दी हुई है, तो इसको फटाफट हम रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है। सबसे पहला, नेशनल लेवल पे कौन से इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड है ना। पशुओं का कल्याण करता है, स्टेचुटरी बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी है। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 के अंदर ये बनाया गया था। मतलब जानवरों का कल्याण करना, जैसे स्ट्रे डॉग्स वगैरह हो गए। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंदर में आता है। इसके पायनियर पायनियर इसकी कौन थी, रुक्मणी देवी अरुण डाले। ये नाम याद रखना है क्योंकि ये एनिमल एनिमल और अरुण अरुण डाले एनिमल एनिमल को बचाती थी। 28 मेंबर होते हैं 3 साल के लिए, 3 साल इंपॉर्टेंट है। इसका फंक्शन है कि कौन से नियम कानून ऐसे बनाए जाए जिससे जानवरों की सुरक्षा हो सके, है ना। फाइनेंशियल असिस्टेंस भी अगर देना है तो वो सब भी दे देगा। अवेयरनेस फैलाता है ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है सेंट्रल जू अथॉरिटी। ये WPA 72 के अंदर बना था, जू अथॉरिटी, है ना। WPA WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जूस का रेगुलेशन करता है। ये इसका हेड कौन होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, है ना। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इन्वायरमेंट मिनिस्टर इसका हेड होता है, न कि प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नेशनल वाइल्ड लाइफ जो है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, उसका हेड होता है, जो कि इसी के अंदर में बना था। आगे हम देखेंगे। इसका फंक्शन जू अथॉरिटी का है कि मतलब जूस को रिकॉग्नाइज या डी रिकॉग्नाइज करना, है ना। जूस, चिड़ियाघर में आप जाके देख लो कि वहां पे क्या क्या हो सकता है, वो सब कुछ करेगा ये जू अथॉरिटी, सब कुछ करेगा। ऑफेंसेस, स्टड बुक्स, ये सब दिखाना, स्टेटस ऑफ एनिमल, स्टेटस बुक्स हो गया, रिसर्च वगैरह करवाएगा, सब कुछ ये करवाता है। जूस में कौन से जानवर को लाना है, कौन से नहीं, सब यही बताता है। अगला है NBA, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। तो ये बायोडाइवर्सिटी वर्ड से आपको BDA 2002 से एसोसिएट करना है। इट्स एन ऑटोनॉमस बॉडी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये चेन्नई में हेडक्वार्टर, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्ट। चेन्नई में हेडक्वार्टर है। इसका फंक्शन यही है कि रेगुलेटरी अप्रूवल और एडवाइजरी। रेगुलेशन मतलब ये करेगा, उसको मानना ही पड़ेगा। जैसे सारे फॉरेन नेशनल्स को बायोलॉजिकल रिसोर्सेज अगर इंडिया से ले जाने हैं तो वो बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी से वो करेगा, ताकि बायोडाइवर्सिटी हमारी सेफ रह सके, है ना। इंडियन इंडिविजुअल्स जितने भी हैं, वो ट्रांसफरिंग नॉलेज, रिसर्च एंड मटेरियल्स टू फॉरेनर, सबको NBA से परमिशन लेना ही पड़ेगा, अप्रूवल लेना ही पड़ेगा। किसी भी तरह का अगर IPR बेस्ड रिसर्च भी आप करते हो, फॉर एग्जाम्पल बंदर के मान से, जो बंदर के प्रोटीन से कोविड वैक्सीन मिला था, तो उसके लिए NBA से परमिशन लेना पड़ा था। एडवाइजरी जुरिडिक्शन NBA का है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलता है कैसे बायोडाइवर्सिटी कन्वर्ट किया जाए। यही सब इसका काम है, जो भी आपको वो लग रहा है। सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंपोनेंट्स, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन अच्छे से कैसे किया जाए। स्टेट गवर्नमेंट को ये बोलता है कि कैसे हेरिटेज साइट बनाया जाए बायोडाइवर्सिटी, उसको मत देखो, ये हेरिटेज साइट स्टेट गवर्नमेंट ही बनाती है, ये आप याद रखना है। स्टेट गवर्नमेंट, ये आपको याद रखना है। तो हेरिटेज साइट बनाने के लिए कौन रिकमेंड करता है, बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, NBA ही वो करता है। स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, ये भी BDA के अंदर ही बना है। मैंडेटरी फॉर ईच स्टेट, हर राज्य के लिए मैंडेटरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर राज्य के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है बायोडाइवर्सिटी बोर्ड बनाना। इसका फंक्शन है कि बायो रिसोर्सेज का कमर्शियल यूज को रेगुलेट करना। स्टेट गवर्नमेंट एक ही सेम तरह का ही स्टेट गवर्नमेंट जैसे NBA के साथ है, वैसे ही SBB, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड का रिलेशन स्टेट के साथ है। फिर नेशनल बायोडाइवर्सिटी फंड। अब देखो, बायोडाइवर्सिटी के लिए फंड आ गया, तो फी फाइन वगैरह कलेक्ट होता है। जैसे अभी रिसेंटली मैंने देखा था ना कि वन्य जीवों को खाना खिलाने के लिए एक बहुत बड़े कॉमेडियन, उनको गिरफ्तार कर लिया, उनको 11,000 रुपये चालान काटा गया था। तो ये सब फाइन वगैरह बायोडाइवर्सिटी फंड में जाता है। और जितने भी वो हैं जानवर वगैरह हैं, उनके बेनिफिट के लिए ये फंड यूज होता है। ऑफ कोर्स, सिंपल सी बात है। आगे है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। अब जंगल में जाके कोई क्राइम कर लेता है, टाइगर वगैरह को मार देता है, तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बना है। ये देखो, वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड लाइफ आपको एसोसिएट करना है। इंटरनेशनल कन्वेंशन जैसे साइट्स, एक्जिम पॉलिसी, ये सब को ये क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो है, वो क्राइम अगर उसमें हो रहा है, कन्वेंशन हो रहा है, तो उसको ये इम्प्लीमेंट करता है सारे कन्वेंशन को। इसका मैंडेट यही है कि इंटेलिजेंस रिलेटेड टू ऑर्गेनाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम, अगर एकदम मिलजुल के, जैसे पेंगोलिन का ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, साइट्स के अंदर वो बैन है, तो वो ट्रैफिकिंग कौन रोकेगा, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, है ना। जितने भी इंटेलिजेंस है वो कलेक्ट करता है, जानवरों के पग मार्क्स कलेक्ट करके, या फिर आदमियों का वो पीछा करता है जो इसकी मतलब ट्रैफिकिंग वगैरह में लिप्त है। ये कस्टम अथॉरिटीज को बोलता है, जैसे फ्लोरा फौना के कंसाइनमेंट अगर आ रहे हैं तो उसमें कौन सा एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी अगर जानवरों का हो रहा है, हाथी दांत वगैरह का, तो उसमें भी ये देखता है। अवेयरनेस कैंपेन इसने चलाया गया है, अवेयरनेस कैंपेन WCB, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और यूनेप का। कौन सा है, नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट बाय चॉइस। ये एक अवेयरनेस कैंपेन है कि मतलब पेंगोलिन अगर इधर से उधर जा रहा है तो हो सकता है कि उसको ट्रैफिक किया गया हो। अगला है नेशनल गंगा काउंसिल। दिस इज अंडर रिवर गंगा रिजुविनेशन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी 2016। ये डिसॉल्व हो गया था, कौन सा,
नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी को डिसॉल्व करके अब काउंसिल बनाया गया नया, ये याद रखना है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है एनएमसीजी, इसको ये इंप्लीमेंट करेगी गंगा काउंसिल। ये गंगा को पोल्यूशन से बचाएगी। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा क्या था, अभी भी है वैसे पूरा मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मिनिस्ट्री का है मिशन क्लीन गंगा, है ना। इस ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, गवर्निंग काउंसिल इसमें होता है, एग्जीक्यूटिव कमेटी होता है। स्टेट लेवल पे स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप जो है वो है इसका, स्टेट लेवल पे स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप। ठीक है, गंगा क्लीन गंगा के लिए स्टेट लेवल पे स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप आ गया। इसका फोकस ये है कि कैसे गंगा के पानी में पोल्यूशन कम किया जाए और जो ओपन ड्रेन से खुलता है उसको वेस्ट वाटर को ट्रीट करके ही गंगा में भेजा जाए। इसको ही नमामि गंगे प्रोग्राम रीनेम कर दिया गया था बस 2014 में। सोचो रीनेमिंग कितना ज्यादा हो रहा है। नेशनल एनएमसीजी को रीनेम करके क्या कर दिया गया, एनएमसीजी 2011 में रजिस्टर हुआ था, उसको रीनेम करके मोदी जी ने नमामि गंगे कर दिया था। इसका ऑब्जेक्टिव वही है, पोल्यूशन वगैरह बचाना है, रेजुविनेशन करना है। आगे ये वाला देखो, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट एनजीओ है ये, 1998 का। ट्रस्ट है, ट्रस्ट मतलब एनजीओ वगैरह ही होता है, याद रखना है। ये नेचर को कंजर्व करता है, स्पीसीज थ्रेटन स्पीसीज को कंजर्व करता है, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को। मीठापुर कोरल रीफ रिकवरी प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल हो गया मीठापुर, है ना। कच्छ काजीरंगा करबी एंगलोंग लिंक प्रोजेक्ट, कच्छ से काजीरंगा मतलब गुजरात से असम, एंड करबी एंगलोंग उसका लिंक प्रोजेक्ट। एलिफेंट वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल डिवीजन, पक्के कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। ये पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये पखुई मतलब अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। पक्के कंजर्वेशन प्रोजेक्ट किसके कंजर्वेशन के लिए है, बियर भालू के कंजर्वेशन के लिए है। तो ये वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ही करवा रहा है। अब हम देखते हैं इन्वायरमेंट के कुछ एक्ट्स एंड पॉलिसीज। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था। ये पोल्यूशन से बचने के लिए भी, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से बचने के लिए ये बेसिकली बनाया गया था। इन्वायरमेंट को पोल्यूशन से बचाओ, क्योंकि उस समय क्लाइमेट चेंज वगैरह उतना ज्यादा नहीं हो रहा था, है ना। तो पोल्यूशन हमारा बहुत बड़ा मुद्दा था। इसके फीचर है, सेंट्रल गवर्नमेंट पोल्यूशन को करने के लिए कुछ भी मेजर ले सकती है कम करने के लिए। स्पेशल प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग हैजार्डस सब्सटेंसेस, एंड इसने लोकस स्टैंडी के रूल को रिलैक्स कर दिया। लोकस स्टैंडी मतलब क्या होता है कि जो कंसर्न है वही स्टैंड लेगा, लेकिन लोकस स्टैंडी नहीं होना मतलब होता है कि कोई भी आदमी बोले कि नहीं, अगर चेन्नई में भी पोल्यूशन हो रहा है तो मैं यहाँ पे दिल्ली से बैठ के कंप्लेन कर सकता हूँ। और बहुत स्ट्रिंजेंट पेनल प्रोविजंस हैं। इम्यूटिंग टू द ऑफेंसेस ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एनी एक्ट डन अंडर द प्रोविजन। तो इम्यूनिटी भी है यहाँ पे, ये भी देख लो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगर आईएएस ऑफिसर वगैरह या फॉरेस्ट ऑफिसर कुछ करते हैं तो उनको इम्यूनिटी है। आगे है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये 1972 में ही आ गया था। ये वाला देखो 86 में आया था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, उससे 10 साल पहले ही, 12 साल पहले आ गया था। बेसिक फ्रेमवर्क टू इंश्योर प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ को मैनेज करने के लिए फ्रेमवर्क, जंगल वन्य जीवों को आपको बचाना है। इसका क्या है, क्यों जरूरी है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ की डिक्लाइन हो रही है। आउटडेटेड, सारे लॉ आउटडेट हो गए थे। एंड 5 नेशनल पार्क थे इसके पहले, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के पहले 5 ही नेशनल पार्क थे। उसके बाद नेशनल पार्क वगैरह बहुत बनाए जाने लगे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। 1991 में अमेंडमेंट हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट किसी भी वाइल्ड एनिमल को वर्मिन डिक्लेयर कर सकता है। वर्मिन मतलब होता है कि वो जैसे खतरनाक होते हैं हमारे फसल वसल के लिए, चूहे वूहे टाइप, तो उसको मारा भी जा सकता है। सेंट्रल जू अथॉरिटी भी इसी में अमेंडमेंट करके बनाया गया। एंड लाइफ स्टॉक का इम्यूनाइजेशन विद इन द रेडियस ऑफ 5 किलोमीटर फ्रॉम अ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो लाइफ स्टॉक को इम्यूनाइज कर दो, इम्यून कर दो, कि मतलब 5 किलोमीटर तक वो आ जा सकता है। इसका फीचर यही है कि इंडेंजर्ड स्पीशीज की हंटिंग को रोका गया। एक्स हंटिंग मतलब स्टॉप द हंटिंग ऑफ इंडेंजर्ड। हेल्प इंडिया बिकम अ पार्टी टू साइट्स, साइट्स की पार्टी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से ही बना है। एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क वगैरह इसी डब्ल्यूपीए के अंदर बनता है सारा। इसमें 6 शेड्यूल है, हालांकि मैंने आपको बता दिया था कि 6 शेड्यूल खत्म हो गया है, ये 5 और 6 हटा दिया गया है ना। अभी करंट वाले वीडियो में आप जाके देख लो कि देर आर ओनली, अभी देखा जाए तो ये आप काट दो इतना दूर पूरा, अभी जो है वो 4 शेड्यूल ही है। ठीक है, मैंने आपको पूरा कल रिवाइज करवाया है 4 शेड्यूल। अगर आपने देखा नहीं तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसको। ठीक है, तो 6 शेड्यूल था इसमें, जिसको हटा दिया गया है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है एनबीडब्ल्यू। एनबीडब्ल्यू मैंने बताया ना, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ही बना था। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ है, इसको एसोसिएट करो। इसका चेयरमैन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। इट इज द एपेक्स बॉडी टू रिव्यू एंड अप्रूव ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल पार्क सेंचुरीज। जितना भी मैटर आ रहा है सब यही देखता है। एनटीसीए ये भी डब्ल्यूपीए के अंदर ही बना था। ये टाइगर कंजर्वेशन को नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बढ़ाता है। फिर सीजेए, सीजेए मतलब सेंट्रल जू अथॉरिटी, ये भी वाइल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ही बना था। 92 में बना था वैसे, अमेंडमेंट के बाद जू के लिए। उसके बाद बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 बीडीए, ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जब हुआ था यूएनसीबीडी, उसके ही 10-20 साल के बाद ये बना था। ठीक है, 10 साल के बाद 1992 में इट रिकॉग्नाइजेस द सोवरेन राइट्स ऑफ स्टेट टू यूज देयर ओन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज।
तो बायोडाइवर्सिटी जितना भी है हमारा पेड़ पौधे जानवर सबको हम प्रोटेक्ट करें, ये हमारा सोवरेन राइट है एज अ कंट्री। इसका ऑब्जेक्टिव है कंजर्व, सस्टेन, नेबल यूज एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग। 3 टायर है इसमें, सबसे ऊपर एनबीए है, उसके नीचे एसबीबी है ना, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। उसके नीचे लोकल लेवल पे क्या है, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, बीएमसी, है ना, ये भी याद रखना है, लोकल लेवल पे है ये। एक सेकेंड, आई थिंक ये ज्यादा हो गया थोड़ा। ठीक है, तो वो है लोकल लेवल पे बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। अगला है एफआरए 2006, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एसटी एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट। फॉरेस्ट इन्वायरमेंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि फॉरेस्ट सर्विसेज का भी एग्जाम के लिए भी प्री यही है। तो एफआरए 2006 ये प्रोवाइड्स फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ डिप्राइव्ड फॉरेस्ट राइट्स अक्रॉस इंडिया फॉर बोथ इंडिविजुअल राइट्स देता है ये एंड कम्युनिटी राइट्स देता है। आदिवासी की अपनी जमीन जहां पे वो खेती करते आ रहे हैं, फॉरेस्ट लैंड पे उनको लैंड मिलेगा, साथ साथ कम्युनिटी लैंड भी मिलेगा। ये सारा ग्राम सभा डिसाइड करेगा। आई थिंक इट इज विजिबल राइट। ठीक है, ये देखो फॉरेस्ट राइट, एसटी एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन टू फॉरेस्ट राइट एक्ट, ये वाला मैं बता रहा था। अब आप देखो ये वाला क्राइटेरिया क्या है, कैसे मिल सकता है किसी भी इंडिविजुअल को। तो रिसाइडेड एटलीस्ट 3 जनरेशन से रहना चाहिए, मतलब 25 साल से उसके फैमिली वहां पे रह रहे हैं। एंड डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट लैंड फॉर बोनाफाइड नीड्स, डेली अपने काम के लिए, और मैक्सिमम 4 हेक्टेयर जमीन ही मिल सकता है। ये अपर लिमिट है, पूछ देगी अपर लिमिट है कि नहीं, तो आपको लिखना होगा। अब इसके फीचर क्या है कि नोडल एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, ये क्वेश्चन एक बार यूपीएससी ने खुद ही पूछ चुकी है। ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री, ये ट्राइबल और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज पे भी होता है। ऐसा नहीं है कि वो ट्राइब्स ही हो सिर्फ, है ना, दूसरी कम्युनिटी भी हो सकती है जो कि ट्राइब नहीं हो, और वो भी एफआरए का फायदा उठा सकती है। एनटी, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये सारा इंक्लूडेड है इसमें। मतलब इनमें भी अगर जंगल में किसी का राइट है तो उसमें भी इसको मिल सकता है। राइट ऑफ ओनरशिप एक्सेस टू कलेक्ट, यूज एंड डिस्पोज ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तो जंगल से जैसे बीन्स या फिर फल वल मिलते हैं, है तो वो सब भी उनका अधिकार मिल जाता है उस जमीन पर कलेक्ट करने का ट्राइब्स को। ऑल द नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑफ प्लांट ऑरिजिन, जैसे नॉन टिम्बर प्लांट ऑरिजिन, जैसे बम्बू हो गया, ब्रश वुड हो गया, स्टम्प्स, केन, ये सब, शुगर केन, ये सब इनको मिल सकता है। जो कि घास की कैटेगरी में आता है, पेड़ में नहीं आता है, वो भी उनको मिलता है। हेरिटेबल राइट उनको मिलते हैं, मतलब कि उनके बेटे को सबको मिलता रहेगा हमेशा। ये ट्राइब्स के लिए कितनी अच्छी खबर है। लेकिन दीज राइट्स आर नॉट ट्रांसफरेबल, आप किसी को दे भी नहीं सकते हो सकता है कि कोई बहला फुसला के साइन करवा ले, तो ये भी नहीं कर सकते हो। ग्राम सभा इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो डिसाइड करता है किसको जमीन मिलेगा किसको नहीं। अगला है बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स 2016, है ना, 16 मेडिकल याद करना है। बायोमेडिकल जैसे पीपी किट वगैरह को कहाँ डिस्पोज करना है। इसमें ह्यूमन एंड एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, बायोमेडिकल मतलब जैसे हड्डी वड्डी को जैसे पोस्टमार्टम कर रहे हो तो उसको कहाँ, वेस्ट को कहाँ रखेंगे। एंड ट्रीटमेंट अपरेटस जैसे नीडल्स और सिरिंज वगैरह को भी, है ना, एनाटॉमिकल वेस्ट और नीडल सिरिंज, यही है बायोमेडिकल वेस्ट टोटल। साइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि उससे कैंसर वैंसर का खतरा हो सकता है, पोल्यूशन हो सकता है। सेग्रीगेट, कलेक्ट एंड ट्रीट, मिनिमाइज द एडवर्स इम्पैक्ट, इसके फीचर है कि नए हेल्थ केयर एक्टिविटीज जोड़ा गया, जैसे वैक्सीनेशन कैंप्स, ये सब ब्लड डोनेशन कैंप, सर्जिकल कैंप्स, ये सब जोड़ा गया। जहाँ पे भी सिरिंज वगैरह निकलता है उसको कहाँ पे हम अच्छे से वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे। प्री ट्रीटमेंट लेबोरेटरी वेस्ट, लेबोरेटरी के पहले भी, एंड ट्रेन हेल्थ केयर वर्कर्स एंड इम्यूनाइज देम। 4 कैटेगरी में है। जनरल वेस्ट, देखो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कितने कैटेगरी में बांटा गया है बायोमेडिकल वेस्ट को, तो 4 में। जनरल वेस्ट, इसमें पेपर, टिश्यू पेपर, वाटर बॉटल। इन्फेक्टेड वेस्ट मतलब इंजेक्शन इन्फेक्टेड हो जाता है। इन्फेक्टेड प्लास्टिक हो गया ये, और एक इन्फेक्टेड वेस्ट हो गया। इसका डीप ब्यूरल हमें चाहिए, डीप अंदर, एकदम अंदर तक ब्यूरी करना पड़ेगा। जैसे लिक्विड हो गया, डिस्चार्ज मीडियम हो गया। जनरल वाले में सिंपल वेस्ट आ जाएंगे, पेपर, टिश्यू पेपर वगैरह। इन्फेक्टेड कौन कौन होता है, इंजेक्शन हो जाता है। इन्फेक्टेड वेस्ट में आ जाएगा लिक्विड, डिस्चार्ज, जैसे मान लो सैंपल, यूरिन सैंपल वगैरह लिया उससे। रिसाइकलेबल में आ जाएगा ग्लास वेयर या शार्प ऑब्जेक्ट्स, है ना। 4 कैटेगरी में बांटा गया, बस ये याद रख लो बायोमेडिकल वेस्ट में। स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड्स फॉर इंसिनरेटर्स, एमिशन लिमिट्स फॉर डाइऑक्सिन एंड फ्यूरान्स, तो इंसिनरेटर से जो लिमिट निकलता है एमिशन भी कम होना चाहिए, ये भी ध्यान दिया जा रहा है। स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड्स लगाया गया है। स्टेट गवर्नमेंट लैंड फॉर सेटिंग अब कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सेट करेगी। लैंड वैंड तो स्टेट सब्जेक्ट में ही आता है। 2018 में बायोमेडिकल वेस्ट को अमेंड किया गया, बोला गया कि हम लोग फेज आउट करेंगे किसको, क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग को, मतलब एक्सक्लूडिंग ब्लड बैग को छोड़ के ग्लव्स को धीरे धीरे हम लोग फेज आउट कर देंगे, क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग को। एनुअल रिपोर्ट वेबसाइट पे दिया जाता है ऑफ ऑल हेल्थ केयर फैसिलिटीज। बार कोडिंग एंड जीपीएस इज यूज्ड फॉर हैंडलिंग बायोमेडिकल वेस्ट इन अकॉर्डेंस विद गाइडलाइंस इशूड बाय द सीपीसीबी।
है ना, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो बार कोडिंग और जीपीएस की जो सुविधा है वो भी बायोमेडिकल वेस्ट में दी गई है। ठीक है, आगे है हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। हैजार्डस वेस्ट मतलब होता है कि मतलब आप इन्वायरमेंट में ऐसे एलिमेंट छोड़ दे रहे हो जो कि हो सकता है कैंसर या कोई बीमारी वगैरह फैला दे। हैजार्ड है ना, इट कॉजेज हजार्ड, इट कॉजेज डेंजर टू हेल्थ और इन्वायरमेंट। तो हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, ये भी नहीं भूलना है, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। यू डोंट हैव टू फॉरगेट। फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, रिएक्टिव, टॉक्सिक, फ्लेमेबल, एक्सप्लोसिव, किसी तरह का ऐसा मटेरियल जो कि हमारे लिए खतरनाक हो, है ना। इंडस्ट्रीज जैसे पेट्रोलियम रिफाइनरी से निकलता है एकदम काला काला जो लिक्विड निकलता है, फार्मास्यूटिकल्स, पेंट, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, ये सब जनरेट करते हैं हजार्डस वेस्ट को। अनसाइंटिफिक डिस्पोजल अगर होता है तो एयर वाटर पोल्यूशन होता है, हेल्थ, वर्कर हेल्थ भी डिटेरियोरेट करता है। इसका फीचर क्या है हजार्डस वेस्ट का? तो एसओपी, स्टैंडर्ड, एसओपी मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए किसी भी हजार्डस वेस्ट का, मतलब प्रॉपरली उसको आप एकदम डिस्पोज करो। सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलना चाहिए हजार्डस वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटी को। एंड स्ट्रीमलाइंड है ये तो, पूरा पूरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब कुछ स्ट्रीमलाइंड है। सिंप्लीफाइड, रीयूज करने के लिए सिंप्लीफाई बना दिया गया रूल को। को प्रोसेसिंग एज प्रेफरेंशियल मैकेनिज्म ओवर डिस्पोजल। को प्रोसेसिंग, साथ में प्रोसेस करो, डिस्पोज नहीं करो, सीधा प्रोसेस करो। एसओपी होना चाहिए, ये सब सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं है बट ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अलॉटिंग इंडस्ट्रियल स्पेस। लैंड वैंड कहीं पे भी आएगा तो स्टेट गवर्नमेंट ही जमीन देगी। 2019 में इसमें अमेंडमेंट किया गया हजार्डस वेस्ट में, जिसमें सॉलिड वेस्ट को देश में इंपोर्ट करने से प्रोहिबिट कर दिया गया, इंक्लूडिंग एसईजेड। एसईजेड में स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बहुत सारी चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, तो वहां पे भी सॉलिड वेस्ट हम लोग नहीं लाएंगे। एंड बाई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स सबको वो कर दिया गया है, रोक दिया गया है। अगला है हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल, SWMR, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। ये म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल को रिप्लेस करता है। सॉलिड वेस्ट को कैसे, सॉलिड वेस्ट क्या होता है, मतलब जो शहरों से बाहर कचरा वचरा निकलता है ना, यहाँ पे देखो बायोमेडिकल वाले में 4 भाग में, लेकिन सॉलिड वेस्ट जो है, वेस्ट एट सोर्स, इसको बांटा गया है 3 भाग में, बायोडिग्रेडेबल, ड्राई एंड डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। सॉलिड वेस्ट कहीं कहीं म्यूनिसिपल एरिया से, अर्बन एग्लोमेरेशन, सेंसस टाउन, कहीं से भी निकलता है तो उसको बोलते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल के अंदर सारा आता है। बायोडिग्रेडेबल होगा या फिर ड्राई होगा, एंड डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट, 3 तरह का ही वेस्ट हो सकता है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है, मैन्युफैक्चरर्स पे है, मैन्युफैक्चर पे, टू डिस्पोज द सैनिटरी एंड पैकेजिंग वेस्ट। कलेक्ट बैग स्कीम भी लाया गया था वेस्ट पैकेजिंग के लिए, मतलब अगर वेस्ट को आप पैक कर रहे हो तो पैक करके आप वापस ले जाओ, जो वेस्ट जनरेट कर रहा है वही वापस ले जाएगा, जो मैन्युफैक्चरर है लास्ट में अगर वेस्ट होता है प्रोडक्ट तो वही लेके जाएगा। यूजर फी लिया जाएगा फॉर कलेक्शन, डिस्पोजिंग एंड प्रोसेसिंग, आप फ्री यूजर से चार्ज कर सकते हो। ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का वेस्ट टू वेल्थ वाला जो स्कीम है उसको भी बढ़ावा देगा। कौन सा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल है जो, वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल, इट विल improve the waste to wealth of Ministry of New and Renewable Energy, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन ऑफ पैरामीटर एंड इन एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स, लैंडफिल साइट्स को भी रिवाइज किया गया है, इसका एग्जैक्ट लोकेशन बताना होगा। एमिशन स्टैंडर्ड को भी कुछ ना कुछ बूस्ट किया गया है। लैंडफिल साइट मतलब होता है कि जैसे कूड़े का पहाड़ है ना दिल्ली में, वैसे ही लैंडफिल साइट जहाँ पे सारा जगह का कूड़ा आके एक जगह रहता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाएगी, कौन, सॉलिड वेस्ट के लिए। वेस्ट पिकर, रैग पिकर, ये सब का कहीं पे भी नाम नहीं होता है। वेस्ट डीलर्स, कबाड़ी वाला, ये सब फॉर्मल सिस्टम में लाया जाएगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट पे ऑनर्स दिया गया है। और 80% वेस्ट बिना सेग्रीगेशन के ही कलेक्ट होता है, 80% ऑफ द वेस्ट, ये देखो इंपॉर्टेंट है ना। और इसमें इस 80% का भी लगभग 25% ही प्रोसेस किया जाता है। तो मतलब एक तो आप सेग्रीगेट ही नहीं कर रहे हो, बिना सेग्रीगेट के निकाले, और ऊपर से ऐसे ही आप इन्वायरमेंट में छोड़ दे रहे हो, तो कितना खतरनाक हो सकता है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। अगला है हमारा ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हम देखते हैं। ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को हम कैसे मैनेज करेंगे, 2016 में आया है। तो ये इसमें ईपीआर को सबसे पहले लाया गया था, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब प्रोड्यूसर ही सारा ई वेस्ट का जिम्मेदारी लेगा। पैन इंडिया में लागू कर दिया गया है इसको। एंड ई वेस्ट को कलेक्ट या एक्सचेंज अगर करना है तो प्रोड्यूसर ही करेगा। ऑर्गेनाइजेशंस पे दिया गया है सारा। पैन इंडिया ईपीआर ऑथराइजेशन कौन करता है, सीपीसी भी करता है। एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रूल्स एक्सटेंडेड टू कंपोनेंट्स, कंज्यूमेबल्स, स्पेयर्स एंड पार्ट ऑफ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ई वेस्ट मैनेजमेंट, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, कंज्यूमेबल सामान है, ये सारा रूल उस पे लागू होगा। ये जो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल है सबको वापस लेना पड़ेगा। एक है इसमें डिपॉजिट रिफंड स्कीम, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिपॉजिट रिफंड मतलब इंटरेस्ट बियरिंग स्कीम है ये। एडिशनल इकोनॉमिक एडिशनल इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट है ये,
मतलब और हो सकता है कि डिपॉजिट आपका रिफंड भी कर दो, मतलब कि आप एक्स्ट्रा पैसा ले सकते हो एज अ प्रोड्यूसर कि हम इसको फिर से वेस्ट को मैनेजमेंट कर देंगे। तो इसके लिए अर्बन लोकल बॉडी का ड्यूटी ये है कि जितना भी ऑर्फन प्रोडक्ट्स हैं जैसे चार्जर मोबाइल ऐसे ही गिरा हुआ है तो उसको आप कलेक्ट करोगे, चैनलाइज करोगे, ये आपकी ड्यूटी है ना। कलेक्शन मैकेनिज्म बेस्ड अप्रोच दिया गया है। 2018 में इसमें अमेंडमेंट किया गया था ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल में। क्या अमेंडमेंट था? टू फॉर्मलाइज द ई वेस्ट रिसाइकलिंग सेक्टर। रिसाइकल होता है तो फॉर्मल लोग नहीं होते हैं, बहुत सारे लोग अनअकाउंटेड रह जाते हैं, तो उनके लिए फॉर्मलाइज एंड कलेक्शन टारगेट को रिवाइज किया गया था। नए नए टारगेट इंट्रोड्यूस किए गए थे फॉर द न्यू प्रोड्यूसर्स। न्यू प्रोड्यूसर्स मतलब वैसे हुज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सेल ऑपरेशन इज लेस देन द एवरेज लाइफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। मतलब मान लो 5 साल का कोई सामान चल रहा है और उनका सेल्स ऑपरेशन 2 साल के लिए चल रहा है तो उसको न्यू प्रोड्यूसर बोलेंगे, है ना। ऐसे नए प्रोड्यूस मतलब कि अभी 2 साल से ही कंपनी आई है ना, तो उसको बोलते हैं न्यू प्रोड्यूसर। कलेक्शन टारगेट को रिवाइज करके न्यू प्रोड्यूसर वगैरह को भी इसमें लाया गया था, इंक्लूड किया गया था। प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे रजिस्टर करेगी? सीपीसीबी में रजिस्टर करेगी। हजार्डस सब्सटेंसेस को कम करना है, सैम्पलिंग और टेस्टिंग का कॉस्ट को कम करना है, और वो सारा गवर्नमेंट भी हेल्प करेगी आपको, है ना, अगर टेस्ट वगैरह करवाना है तो। ROHS टेस्ट क्या होता है? ROHS ये टेस्ट है रिडक्शन ऑफ हजार्डस सब्सटेंसेस, ROHS टेस्ट होता है। आगे है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। देखो वेस्ट मैनेजमेंट रूल में अधिकतर 2016 में, ये एक चीज आप नोटिस करो, है ना। मैं आपको पूरा ये वाला याद भी करवा दूंगा कि कौन से ईयर में क्या आया है, ये भी आपको देखना है। हालांकि प्री के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लास्टिक वेस्ट में प्राइमरी या सेकेंडरी आता है। सेकेंडरी मतलब रिसाइकल्ड प्लास्टिक को सेकेंडरी बोलते हैं। कितने तरह के प्लास्टिक होते हैं? माइक्रो प्लास्टिक जो कि 5 माइक्रोमीटर से कम होते हैं, इसको माइक्रो बीड्स भी बोलते हैं, जो कि कॉस्मेटिक में पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में होते हैं, बहुत ही छोटे, 5 माइक्रोमीटर मतलब एकदम धूल से भी छोटे। धूल तो खैर बहुत बड़ा हो गया। तो माइक्रो प्लास्टिक माइक्रो बीड्स हो गया। दूसरा है सिंगल यूज प्लास्टिक। इंडिया बोला कि 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक हमारे पास खत्म हो जाएगा। अभी सस्टेनेबिलिटी समिट भी हुआ था दिल्ली में, उसमें बोला गया है, हालांकि 2022 बीत चुका है और सिंगल यूज प्लास्टिक खत्म नहीं हुआ है। ये जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल है इसका फीचर है कि रूरल एरिया को भी इंक्लूड करता है। पहली बार रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे दिया गया है? वेस्ट जनरेटर पे। मतलब गांव में भी अगर कोई प्लास्टिक बना रहा है तो उस पे भी आ जाएगा ये। ईपीआर भी दिया गया है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले लोकल बॉडीज पे था कि वो ईपीआर दे के नहीं दे, लेकिन अब कंपलसरी कर दिया गया है। अच्छा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लास्टिक की है, सेग्रीगेट करना, हैंड ओवर करना, है ना, पे यूजर फी, सब कुछ ये प्रोड्यूसर ही करेगा। एक्स्ट्रा पैसा लेगा उसको, आप ही को उसको डिस्पोज करना है, ठिकाने लगाना है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट फी भी लिया जा सकता है फॉर एस्टेब्लिशिंग वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। एंड रोड कंस्ट्रक्शन में प्लास्टिक का यूज बहुत ज्यादा इंक्रीज करने की बात की जा रही है। सबसे अच्छा उपाय तो यही है प्लास्टिक का ना, कि उससे रोड वोड बना के आप उसको दबा दो रोड में। अमेंडमेंट किया गया है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल में कि मल्टी लेयर प्लास्टिक को भी हम लोग अब खत्म करेंगे। रिसाइकलेबल जो नहीं होता है या फिर जिसके ऑल्टरनेटिव यूज नहीं होते हैं, एनर्जी रिकवरेबल जो नहीं होता है। सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS बनाया गया है। एक CRS किसके लिए? प्लास्टिक वेस्ट के लिए। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। प्रोड्यूसर इम्पोस्टर बाउंड, प्रोड्यूसर इम्पोर्टर और बोरोवर, है ना, ब्रांड ओनर। नेशनल रजिस्ट्री पोर्टल बनाया गया है जिसमें दो स्टेट से ज्यादा अगर हो तो प्रोड्यूसर का प्रेजेंस, अगर 2 स्टेट से ज्यादा हो तो नेशनल रजिस्ट्री में जाकर रजिस्टर करेगा कि मैं प्लास्टिक प्रोड्यूस करता हूँ। स्टेट में अगर एक या दो स्टेट में है तो स्टेट लेवल रजिस्ट्रेशन किया जाता है। कैरी बैग्स की एक्सप्लिसिट प्राइसिंग जो होती थी अलग से, उसको भी ऑमिट हटा दिया गया। पहले प्राइस अलग से लगाया जाता था ना कैरी बैग्स का, बट कैरी बैग अब फ्री देने की बात की गई है। एक्सप्लिसिट प्राइसिंग। अच्छा, वेटलैंड रूल 2010 में आया था, ये भी देख लो, इंपॉर्टेंट है वेटलैंड रूल। इसका डेफिनेशन दिया गया, डेफिनेशन बहुत वाइड किया गया था वेटलैंड का। जैसे बोला गया कि ड्रेनेज एरिया और कैचमेंट रीजन, ये सब आ सकता है, जिसमें मेन रिवर चैनल नहीं आएगा, पैडी फील्ड नहीं आएगा, कोस्टल वेटलैंड ये सब नहीं आएगा। ठीक है, कैचमेंट रीजन में, वेटलैंड में, मतलब ये सारे जो रूल्स हैं वो मेन रिवर चैनल इस सब पे अप्लाई नहीं होगा। पैडी फील्ड पे, कोस्टल वेटलैंड पे अप्लाई नहीं होगा, है ना। ये सारे रूल्स मतलब लीगली इन्फोर्सेबल रूल्स बनाए गए थे, है ना। वो पैडी फील्ड, वेटलैंड फॉलिंग विद इन द एरियाज कवर अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये सब किसी पे भी लागू नहीं होगा। इसके फीचर्स है कि स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी बनाई जाएगी हर स्टेट में, और इन्वायरमेंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट उसका हेड रहेगा। नेशनल वेटलैंड कमेटी बनाई जाएगी, इसका हेड कौन रहेगा? सेक्रेटरी, IAS रहेगा कमेटी का हेड। इट हैज रिप्लेस्ड द सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड फॉर नॉट वेटलैंड यूजेस इंक्लूडिंग इंक्रोचमेंट। अगर मान लो कि इस वेटलैंड पे इंक्रोचमेंट हो रहा है बाहर से किसी फैक्ट्री का या लोगों का, तो उसको कंजर्व किया जाएगा। सिंपल सी बात है। एंड डिजिटल इन्वेंट्री एक बनाई जाएगी, सारे स्टेट के लिए कंपलसरी है कि डिजिटली आप जो है वो अवेयर रहो, डिजिटल एक विकिपीडिया टाइप का बनाओ। अगला है CRZ, कोस्टल रेगुलेशन जोन। ये शैलेश नायक कमेटी
के रिकमेंडेशन पे बना था कोस्टल रेगुलेशन जोन, शैलेश नायक कमेटी, प्रतीक नायक नहीं शैलेश नायक। कोस्टल एरियाज में सीज, बेज, क्रीक्स, रिवर्स वगैरह आते हैं, सी बेज क्रीक्स। अब ये डिटेल में तो नहीं पूछा है कि कोस्टल रेगुलेशन जोन कौन कौन से जोन को में क्या क्या है, बट थोड़ा देख लेते हैं। सीआरजेड 1 में इकोलॉजिकली सेंसिटिव जैसे मैंग्रोव, कोरल रीफ्स, बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं होता है। तो बस यही इंपॉर्टेंट चीज जान लो कि सीआरजेड 1, मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ ऐसे, एक सेकेंड, ऐसे, हाँ। तो यहाँ पे जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव मैंग्रोव हो गया, कोरल रीफ्स हो गया, जो इधर का इलाका है वो सीआरजेड 1 में आएगा। दूसरा है कि वैसे एरिया जो कि शोर लाइन तक डेवलप हो चुके हैं, फॉलिंग विद इन द म्युनिसिपल लिमिट, मतलब यहाँ से अब थोड़ा अंदर जाओ तो सीआरजेड 2, फिर उसके और थोड़ा अंदर जाओ तो अर्बन एरियाज में भी आ जाएगा, वो सब कोस्टल रेगुलेशन जोन में आएगा, यहाँ के शहरों में ये 3 में आ गया। तो यहाँ पे डेवलपमेंट वगैरह नहीं हो सकता है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। सीआरजेड 4 में एक्वेटिक एरिया फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल लिमिट्स, है ना, इंक्लूडिंग एरिया ऑफ टाइडल इन्फ्लुएंशियल वाटर बॉडी, ये सब ठीक है। सीआरजेड नोटिफिकेशन 2018 में आया है, कोस्टल रेगुलेशन जोन का नोटिफिकेशन। इसमें बोला गया कि डेंसली पॉपुलेटेड रूरल एरियाज टू बी अफोर्डेड ग्रेटर अपॉर्चुनिटी डेवलपमेंट, ज्यादा पैसा उन लोगों को मिलेगा। गांव के जो रूरल डेवलपमेंट एरियाज है, यहाँ पे जो मान लो ये गांव है, रूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इनको पैसा वैसा दिया जाएगा। टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, स्ट्रीम लाइन किया जाएगा सीआरजेड क्लियरेंसेस को, ठीक है। एंड नेशनल एनडीजेड, ये नॉन डेवलपमेंट जोन है वो 20 मीटर तक है ना, 20 माइल्स, 20 मीटर, एक सेकंड, यहाँ पे जो नॉन डेवलपमेंट जोन बना है वो 20 माइल्स तक है, आई थिंक 20 माइल्स तक है। इसमें सारे आइलैंड, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया वगैरह कवर होते हैं, कोस्टल रेगुलेशन में ही सारा सब कुछ आएगा, कोस्टल रेगुलेशन एरिया में सब कुछ आएगा। फिर उसके बाद सारे सीआरजेड क्लियरेंस को स्ट्रीमलाइन करना है। फ्लोर स्पेस इंडेक्स एज पर करंट नॉर्म्स बताया गया है सीआरजेड एरिया में, फ्लोर स्पेस इंडेक्स ये इंपॉर्टेंट है, फ्लोर इंडेक्स कोस्ट से रिलेटेड है। स्पेशल फोकस दिया गया पोल्यूशन अमेंडमेंट को। अगला है हमारा एनजीटी के बारे में थोड़ा देख लो। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में बना था, सारे इन्वायरमेंटल केसेस को ये सॉल्व करता है, एनजीटी एक्ट 2010। इंडिया इज द थर्ड कंट्री टू सेट अप अ स्पेशलाइज्ड इन्वायरमेंट ट्रिब्यूनल। इसका मैंडेट है कि 6 महीने के फीलिंग में डिस्पोज किया जाना चाहिए। 5 जगह सीटिंग होती है, कहाँ पे, न्यू दिल्ली, भोपाल, पुणे, कलकत्ता, चेन्नई। क्या न्यू दिल्ली, भोपाल, पुणे, कलकत्ता, चेन्नई, ये याद रखो कि बेंगलोर में नहीं है, ये याद रखो कि मुंबई में नहीं है, बस मुंबई की जगह पुणे हो गया और साउथ में चेन्नई में है, बाकी न्यू दिल्ली तो है ही। इसका स्ट्रक्चर में गवर्नमेंट और सीजीआई मिलके इसके चेयरपर्सन को इलेक्ट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। जुडिशियल एंड एक्सपर्ट मेंबर्स बीच में आ सकते हैं। 5 साल नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, मतलब एक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज जैसा इसका भी कंडीशन है। पावर जुडिक्शन सारे सिविल केसेस को ये, इन्वायरमेंटल क्वेश्चन को ये हैंडल करेगा। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को फॉलो नहीं करता है। इस तरह के सारे ट्रिब्यूनल्स नेचुरल जस्टिस को ही फॉलो करते हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। इट कैन प्रोवाइड रिलीफ एंड कंपेंसेशन टू विक्टिम्स। पेनल्टी, रिलीफ मतलब पैसा भी दे सकता है, पेनल्टी भी लगा सकता है, हजारों करोड़ का पेनल्टी लगाता है। जेल भी 3 साल से कम के लिए भेज सकता है और 10 करोड़ तक का फाइन भी लगा सकता है। सुप्रीम कोर्ट, सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो एनजीटी का यार, विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन, 90 डेज अगर अवार्ड मिल गया तो तब। ये 7 लॉज के अंदर काम करता है। वाटर एक्ट 1974, वाटर एक्ट, वाटर सेस एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, एयर एक्ट वाटर एक्ट तो देखेगा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 वाला को भी देखेगा। अब अगला है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस रूल 2002 में, 1986 में। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के अंदर ही, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के अंदर सारा पोल्यूशन वाला आता है। इसका है कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को हमको खत्म करना है, धीरे धीरे फेज आउट करना है। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, प्रोडक्शन, ट्रेड वगैरह पे हमको बैन लगाना है। सीएफसी, अलग अलग प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चर में जो फ्लोरोकार्बन होता है उसका मीटर्ड, मतलब उसका बहुत लीगलाइज फेज आउट होगा, उसका बहुत कम यूज होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुत लेस लिमिटेड यूज किया जाएगा, खत्म करना है धीरे धीरे सीएफसी का यूज, है ना, 2003 के बाद आने वाले प्रोडक्ट्स में। हालांकि मीटर, डोज, इनहेलर, मेडिकल पर्पज के लिए ओजोन का यूज कर सकते हैं यार, अब जहाँ मान लो ओजोन का मेडिकल जरूरत है तो ठीक है। हेलोन्स इंपॉर्टेंट है, हेलोन्स को भी बैन कर दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसेंशियल यूज के अलावा बैन कर दिया गया। मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br जो होता है 2015 तक ये अलाउ था use of. Since HCFCs are used as interim substitute to replace CFC, they are allowed up to 1 जनवरी 2040। तो अब हम HFC का यूज कर रहे हैं CFC की जगह, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। HFC उतना बड़ा ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस नहीं है, इट्स जस्ट अ सिंपल पॉल्यूटेंट, हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये वाला देखते हैं, इन इंटरनेशनल कौन कौन से इन्वायरमेंटल कन्वेंशन है। तो सबसे पहला यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ये हुआ था 1972, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जिसको बोलते हैं, पहला पूरी दुनिया का कॉन्फ्रेंस था। इसने ही पोल्यूशन के लिए, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, इन्वायरमेंटल इश्यूज के लिए सबसे पहले बीड़ा उठाया था। यहाँ पे क्या बना था, यूएनईपी, ये 72 में ही बना था, यूएनसीईडी के टाइम पे बना था, यूएन की एजेंसी है,
एंड डेवलपिंग कंट्री को असिस्ट करता है बहुत सारा, मतलब जितना भी छोटे मोटे देश हैं उनको ये पैसा वैसा देके और सबको वो करवाता है, रिसर्च वगैरह करवाता है, सब में इन्वायरमेंट मिटिगेशन का काम करवाता है ना। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की इम्प्लीमेंटेशन कहाँ से होती है? यूएनईपी से। जो फंड है, किसको के कितना फंड मिलेगा, कौन सा देश छोटा है बड़ा है, सब इससे देखा जाता है। डब्ल्यूएमओ और यूएनईपी ने मिल के बनाया था, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूएनईपी ने मिलकर आईपीसीसी 1988 में बनाया था। देखो सीसी और 88 याद रखना है। आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज है ना। अपना रिसर्च ये नहीं कर सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। वॉलंटरी बेसिस पे रिसर्च होगा, साइंटिफिक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, मेंबरशिप किसको इसको मिलेगा? डब्ल्यूएमओ यूएनईपी को, क्योंकि यही दोनों ने मिलकर इसको बनाया था। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, इसको बॉर्न कन्वेंशन बोलते हैं, सीएमएस बॉर्न सीएमएस है ना। ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस 1983 में हुआ था, तो यूएनईपी के एजिस में ये बनाया गया था। ग्लोबल और यूएन बेस्ड ये जो सीएमएस है माइग्रेटरी स्पीसीज के लिए, माइग्रेटरी स्पीसीज ग्लोबल और यूएन बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल एस्टैब्लिश्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ, वो सबके लिए इसका यूज है। टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक एंड एवियन माइग्रेटरी स्पीशीज थ्रू आउट देयर रेंज। स्पीशीज कवर्ड कौन कौन से हैं? जैसे साइट्स में अपेंडिक्स 1 अपेंडिक्स 2 होता है। अपेंडिक्स 1 मतलब कि जो थ्रीटेंड है, अपेंडिक्स 2 में जिनको इंटरनेशनल एग्रीमेंट चाहिए उनका कंजर्वेशन के लिए, लीगली बाइंडिंग नहीं है ये। देखो लीगली बाइंडिंग सिर्फ और सिर्फ साइट्स है, इंटरनेशनल अगर देखा जाए तो। इंडिया 13वां सीओपी गांधीनगर में हुआ था, अगले 3 साल के लिए इंडिया प्रेसिडेंट है, जिसमें बताया गया था कि माइग्रेटरी स्पीशीज कनेक्ट द 2023 प्लानिट एंड टुगेदर वी वेलकम देम होम। मैस्कॉट इसका जीबी था, ये सब नहीं पूछेगा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, वैसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मैंने आपको कल ही बताया था करंट वाले में। इसका लोगो इंस्पायर्ड है मरीन टर्टल से, है ना। अमूर, फैल्कन, मरीन टर्टल, ये सब वो किया गया है। अगला है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ये यूएनईपी के एजिस में बना था। ये एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये फंड वंड देने का प्रयास करता है। ये कहाँ किस 5 चीज को देता है? स्टॉकहोम, मिनामाता, सीबीडी, यूएनएफसीसी और सीसीडी। तो यहाँ पे ट्रिपल सी है, डबल सी और सिंगल सी है, याद रखना है आपको कि यहाँ यहाँ ये फंड देता है। उसके बाद क्या है? ये अर्थ समिट। अर्थ समिट कब हुआ था? 1992 में, रियो डी जेनेरियो में। मतलब बहुत 3 इसमें डॉक्यूमेंट लाए गए। रियो डिक्लेरेशन, जहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या किया जाएगा वहां पे रियो अर्थ समिट में किया गया। एजेंडा 21 मतलब इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ही था ये। एंड फॉरेस्ट प्रिंसिपल इज ऑल्सो नॉट लीगली बाइंडिंग, जो कि कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल टाइप। तो रियो जो अर्थ समिट था वो ओवरऑल पूरा का पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ही पूरा टिका हुआ था। रियो अर्थ समिट 2022 1992 सॉरी। इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट और कौन कौन सा है? जैसे अग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन, ये लीगली बाइंडिंग। अच्छा, लीगली बाइंडिंग कौन कौन सा अग्रीमेंट है? यूएनसीबीडी के अंदर ये जो अग्रीमेंट हुआ था अर्थ समिट में, कौन कौन सा? यूएनसीबीडी हुआ था, यूएनसीसीडी हुआ था, ये दोनों लीगली बाइंडिंग है ना। सिग्नेचर के लिए ओपन कर दिया गया था। ये देखो, ये देखो एजेंडा 21 के बारे में भी था। एजेंडा 21 लीगली बाइंडिंग नहीं है। ग्लोबल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको पूरा करना ओवरऑल जो मेन रियो समिट का वो था। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सीबीडी के 3 मेन गोल हैं। एक तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना, है ना, इसका सीओपी 11 हैदराबाद में हुआ था। इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग, जेनेटिक रिसोर्सेज की बेनिफिट शेयरिंग को इक्विटेबल। और देखो सीबीडी जो है ये लीगली बाइंडिंग है, याद रखो। मैंने आपको बताया ना सीबीडी और ये वाला यूएनसीबीडी एंड यूएनसीसीडी, कंजर्वेशन ऑन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये दोनों लीगली बाइंडिंग है, मतलब ये करना ही पड़ेगा आपको। लीगली बाइंडिंग, ऑल यूएन स्टेट्स एक्सेप्ट यूएसए रेटिफाइड दिस, यूएसए ने रेटिफाई नहीं किया है सीबीडी को। इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं इसमें, इसी सीबीडी के अंदर कार्टाजेना प्रोटोकॉल, है ना, बायोसेफ्टी के लिए था। जेनेटिक रिसोर्स एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग नागोया प्रोटोकॉल के लिए। सीबीडी में आता है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में ही आता है एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग, याद रखना। इंटरनेशनल सीड ट्रीटी, फिर इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, ये टीब, टीब भी इसी के अंदर प्रोटोकॉल है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी आया था, इसमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को पोटेंशियल रिस्क से बचाना है बाय एलएमओ, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग फ्रॉम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। जे नागोया प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल मतलब एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्स सबको होना चाहिए, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम देयर यूटिलाइजेशन। इंडिया का ट्रेडिशनल नॉलेज लाइब्रेरी, इसमें बायोपायरेसी को मना किया गया है। इंडिया के ट्रेडिशनल नॉलेज लाइब्रेरी में, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी इंडिया बना रहा है अपना। ट्रेडिशनल नॉलेज मतलब जो ट्राइब्स वगैरह हीलिंग वीलिंग करते हैं उसके लिए। इंटरनेशनल सीड ट्रीटी, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज है ये। इसका एम है कि फूड सिक्योरिटी को गारंटी करना है थ्रू द कंजर्वेशन, एक्सचेंज एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ द वर्ल्ड प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। फूड सिक्योरिटी इसका मेन काम है, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, गारंटी फूड सिक्योरिटी। ठीक है, यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद टीब क्या है? टीब मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि इट्स अ ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ G8+5 कंट्रीज। जर्मनी, जर्मनी में इसका मतलब इनिशिएशन हुआ था। इसका फोकस है कि नेचर के वैल्यू को विजिबल करके दिखाना है ना।
टीब का फुल फॉर्म आपने यहीं पे देखा था। टीब का फुल फॉर्म क्या था? द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम टीब का फुल फॉर्म था ये। वैल्यू ऐड करना है। प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव है मेन स्ट्रीम द वैल्यूज ऑफ बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज टू डिसीजन मेकिंग। यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज क्या है? यूएनएफसीसी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, यूएनएफ ट्रिपल सी, इट्स नॉट लीगली बाइंडिंग। बाकी सीबीडी और सीसीडी लीगली बाइंडिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रोल है कि इंटरनेशनल ट्रीटीज प्रोटोकॉल्स वगैरह के लिए फ्रेमवर्क बनाना। फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है ना, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है ना। सारा बाइंडिंग लिमिट सेट करना ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशंस के लिए। सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज डिसीजन मेकिंग बॉडी, कहाँ कहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुआ था? 97 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। थर्ड सीओपी जिसको हम लोग बोलते हैं, ये लीगली बाइंडिंग। क्योटो प्रोटोकॉल मतलब उसमें कुछ प्रोटोकॉल हो गई, ये ओवरऑल यूएनएफ सी ट्रिपल सी लीगली बाइंडिंग नहीं है, लेकिन ये जो प्रोटोकॉल है ये लीगली बाइंडिंग है। सारे डेवलप कंट्रीज को अपना ये रिड्यूस करना ही पड़ेगा ग्रीन हाउस गैसेस। इसी को तो बोलते हैं सीडीएम। सीडीएम मतलब होता है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। तो ये क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्योटो प्रोटोकॉल में लाया गया था सबसे पहले। 2005 में कॉप 11 हुआ था मॉन्ट्रियल, क्योटो प्रोटोकॉल को रेटिफाइड किया गया। कॉप 21 पेरिस में हुआ। आपको पता है कॉप 26-27 कहाँ पे हुआ है? कॉप 16 कॉप 2016 में, कॉप 22 हुआ माराकेश जिसको बोलते हैं। 2017 में बॉन जर्मनी में हुआ। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है यार, सैंटियागो नेटवर्क वगैरह बना था। ये यूएनएफ ट्रिपल सी का है। दूसरा है यूएनएफसी। ये देखो यूएनएफ ट्रिपल सी है ना, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। यूएनसीसीडी ये जो है वो लीगली बाइंडिंग है। ओनली एग्रीमेंट रिलेटेड टू इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, जमीन डेजर्टिफाई नहीं हो। कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन इसका नाम ही है, थोड़ा बाद में आया था ये 1994 में। इसमें बहुत सारे अरिड सेमी अरिड रीजन के दिक्कत को देखा जाता है। लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी इसमें लाया गया है। यूएनसीसीडी क्लोजली कोलैबोरेटेड विद द यूएनसीबीडी एंड यूएनएफ ट्रिपल सी, यही तीनों निकल के आया था। उसके बाद ये देखो यहाँ पे ये लीगली बाइंडिंग को हम हाईलाइट कर सकते हैं ना, यू कैन हाईलाइट दिस लीगली बाइंडिंग नाउ। इसमें एरिड सेमी अरिड हो गया। आइची बायोडायवर्सिटी टारगेट्स बड़ा फेमस है। इसमें बोला गया है कि हमारे कुछ टारगेट्स रहेंगे बायोडायवर्सिटी के लिए, जिसमें 17 अचीव हो गए हैं, है ना। और बाकी तीन जो है वो 2015 तक अचीव हो गया है। गोल ए इसमें बोला गया है कि जितना भी बायोडायवर्सिटी लॉस हो रहा है उसको हम लोग सरकार के साथ मेंस्ट्रीम करेंगे। दूसरा है कि बायोडायवर्सिटी पे डायरेक्ट प्रेशर को हम लोग कम करेंगे और सस्टेनेबल यूज जो है वो हम लोग बढ़ाएंगे। आगे है और गोल है, बहुत सारे गोल्स हैं इसमें बायोडायवर्सिटी के लिए। बायोडायवर्सिटी के लिए बेनिफिट होना है, जितने भी लॉजिकल आपको लगे सब है। अगला है रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड, ये 1971 में हुआ था। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओनली ग्लोबल इन्वायरमेंट ट्रीटी है जो कि एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम के लिए, मतलब वेटलैंड इज अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम, जैसे माउंटेन हो गया, ट्री हो गया, लेक हो गया, सब एक इकोसिस्टम होता है। तो पर्टिकुलर इकोसिस्टम के लिए रामसार वेटलैंड वो है कन्वेंशन है। ये यूएन से किसी तरह से एफिलिएटेड नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नॉट एफिलिएटेड विद यूएन, ये आपको ध्यान में रखना है। एंड 3 पिलर होते हैं इसमें। सबसे पहला तो वेटलैंड का एकदम वाइज यूज किया जाएगा। साथ साथ एटलीस्ट 1 साइट हम लोग डिजिग्नेट करेंगे हर देश में। इसके जो वो हैं मतलब मेंबर्स हैं वेटलैंड कन्वेंशन के, कि हर देश में एटलीस्ट एक साइट तो रहेगा ही जो कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस बनाया जाएगा। इंडिया में यही वाला जो वेटलैंड है वो 75 हो गया है अभी। एक बोला गया था लेकिन 75 हो गया है। तीसरा ये है कि कॉर्पोरेट इंटरनेशनल ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड पर ध्यान दिया जाएगा। यही वेटलैंड के लिए मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड एक लाया गया था। मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड इज वैसा वेटलैंड का लिस्ट बनाया जाता है जिसमें जिनकी हालत अभी खराब हो रही है, मतलब इकोलॉजिकल दिक्कत जिनमें हो रही है, इकोलॉजिकली दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स एंड दे आर लाइकली टू ऑकर एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। पोल्यूशन की वजह से उनके इकोलॉजी में असर पड़ रहा है ना। इसको हम लोग कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज बोलते हैं, सीओसीपी। ये कहाँ पे हुआ था? ब्रिस्बेन में हुआ था 1996 में, ठीक है। अब है केवलादेव और लोकटक, यही दोनों है अभी। चिल्का लेक पहले हुआ करता था हमारा मोन्ट्रेक्स में, अब नहीं है। तो क्या है? एल के इज मोन्ट्रेक्स। क्या है? एल के इज मोन्ट्रेक्स। केवलादेव जो घाना नेशनल पार्क है राजस्थान में वो, और मणिपुर 1993 में लोकटक झील जहाँ पे फुमडी मिलता है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क डांसिंग डियर वाला। तो ये भी है मोन्टेक्स रिकॉर्ड में। अगला है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पार्टीज पार्टनर्स, आईओटी। बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं जैसे एनजीओ टाइप। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल क्या है? ये एक बर्ड लाइफ बर्ड सेंसस वगैरह करता है। आईयूसीएन हो गया, वेटलैंड इंटरनेशनल हो गया, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, दीज आर ऑल काइंड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनर्स। पार्टनर्स मतलब होता है कि मतलब सारे एनजीओ गवर्नमेंट वगैरह सबको ये मतलब उसमें लेगा, अपने कब्जे में ले लेगा और सबके साथ ये बताएगा। अगला है इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है ना, IWMI। ये देखो साइट्स इज लीगली बाइंडिंग। सबसे पहले तो ये देखो साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज आता है ना।
ये वॉशिंगटन कन्वेंशन इसको बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। वॉशिंगटन कन्वेंशन विल्ड फ्लोरा एंड फौना के इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बचाता है, और किसी भी तरह का अगर देखा जाए प्लांट और एनिमल के ट्रेड में, तो दिस इज द ओनली ट्रीटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल ट्रेड, ओनली ट्रीटी जिससे प्लांट और एनिमल का ट्रेड बचाया जा सकता है। एक मिनट में इसे मिटा लेता हूँ यहाँ पे, लेट मी इरेज दिस। हाँ, ठीक है, प्लांट एंड एनिमल को बचाने वाली एकमात्र ट्रीटी है ये, ओनली ट्रीटी जो थ्रेटनिंग होने से उसको बचाता है, ठीक है। यूएनईपी के द्वारा ये किया गया है, साइट्स है ना, लीगली बाइंडिंग है सारे स्टेट्स पे, बट नॉट टेक द प्लेस ऑफ नेशनल लॉ, ठीक है, नेशनल लॉ तो अपने जगह पे ही है। इसके अपेंडिक्स होते हैं 3, अपेंडिक्स 1, 2 एंड 3। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आया मतलब एक्सटेंशन होने वाला है, बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन उसको मिलना मिलना चाहिए। दूसरा, अगर ये आया साइट 2 में, मतलब अभी तो थ्रेटेड नहीं है लेकिन प्रोटेक्शन उसको मिलना चाहिए। एंड तीसरा, इट में बिकम विदाउट may become so without trade restrictions, दूसरा में है। तीसरा में है कि species for which a range country has asked other parties to help in controlling international trade। तो साइड अपेंडिक्स 3 में मतलब कि सारे उस रेंज में रहने वाले आसपास के जितने भी कंट्रीज है ना, वो सब बोलेंगे कि ठीक है इंटरनेशनल ट्रेड में तो हेल्प करो, मतलब कम रोकने में। अगला है IUCN, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, 1948 में, इसका फ्रांस में सेंटर है ना। इसमें बहुत सारे कंट्रीज और एनजीओ मेंबर होते हैं, सारा काउंट आउट करके बताते हैं एनजीओ। IUCN का मिशन क्या है? मिशन इज साइंस रिसर्च करना, फील्ड प्रोजेक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में प्रोजेक्ट वगैरह फील्ड करना, है ना। डेवलप एंड इम्प्लीमेंट पॉलिसी, जैसे साइट्स की पॉलिसी। ऑब्जर्वर एंड कंसल्टेटिव स्टेटस ऑफ द यूएन, ऑल यूएन, इसमें ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है साइट्स IUCN को। रामसर कन्वेंशन सेक्रेटेरिएट IUCN हेडक्वार्टर से ही मतलब एडमिनिस्टर होता है। एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर और वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, मतलब WWF कहाँ से निकला है याद रखो, ये IUCN से निकला है, बस इतना याद रखना है आपको। WWN emanates फ्रॉम IUCN, ठीक है, IUCN से निकलता है। आगे क्या है, IUCN प्लस यूनेस्को मिलकर कौन सा वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी पब्लिश करते हैं, ये भी याद रखना है। रेड डाटा बुक यही निकालता है IUCN, एनिमल, फंजाई, प्लांट, प्रोटिस्ट, सबके बारे में निकालता है, कंप्लीट लिस्ट ऑफ थ्रेटेड स्पीसीज। और इसमें बोला गया है कि मतलब पूरे वर्ल्ड के बायोडाइवर्सिटी के लिए कौन कौन से क्रिटिकल इंडिकेटर्स हैं, ये सब थ्रेटेड स्पीसीज, उनमें कितनी कमी आई है, कितनी बढ़ोतरी हुई है। और ये इन्फॉर्मेशन देता है as to why a species has become extinct along with the population threats and extent of its range distribution। extinct, ठीक है, खत्म ही हो गया, extinct in wild। उसका सबसे इंपॉर्टेंट यही है, threatened वाला, who and कर मतलब vulnerable, endangered, critically endangered। बाकी least concern को उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, data deficient और not threatened इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको थोड़ा सा आपको हाईलाइट रहने देता हूँ, बाकी सब मिटा देता हूँ। क्या VUEN और CR, इसी में लोग कंफ्यूज भी करते हैं, इवन यूपीएससी भी कंफ्यूज कराती है। और ऐसा जो भी अगर बोलेगा ना तो यूपीएससी ने इंटरचेंज किया होगा, तो मतलब ये वाला गलत ही मान के चलना है, अगर आपको कंफर्म याद नहीं है तो मेरा ट्रिक वाला वीडियो आप देख सकते हो। फिर CE स्पीसीज ऑफ इंडिया, कौन कौन से स्पीसीज जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। मैमल्स में क्रिटिकली इंडेंजर्ड कोंडाना रैट, मालाबार सीवेट क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। कश्मीर स्टैग, रिवर डॉल्फिन, ये सारे क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है, ध्यान रखना। कोंडाना रैट, मालाबार सीवेट, कश्मीर स्टैग और रिवर डॉल्फिन। तो रिवर डॉल्फिन चलो ठीक है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, लेकिन ये जो गंगेटिक रिवर डॉल्फिन था ना, अभी इंडेंजर्ड स्पीशीज हो गई है इसकी। यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज इन इंडेंजर्ड कैटेगरी बाय IUCN, इंडेंजर्ड कैटेगरी में हो गया है, बीच में ये पहले क्रिटिकली इंडेंजर्ड हुआ करता था। तो अच्छी बात है, डॉल्फिन की संख्या बढ़ रही है। बाकी आर्थ्रोपॉड्स में रामेश्वरम, पैरासूट, स्पाइडर, पिकॉक, टैरेंटुला, सब छोड़ दो। फिश कौन कौन से हैं? पकोड़े, लेक कार्प, गंगेज रिवर शार्क, पौंडीचेरी शार्क, ये सारी मछलियां। रेप्टाइल में घड़ियाल, व्हाइट स्पॉट, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हो सकता है चेंज होता रहे, मैंने आपको पहले ही करंट वाले में बता दिया सारा स्पीसीज का, तो उससे देख लेना है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे काट सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है वो इस टॉपर के नोट्स में गलत हो सकता है, क्योंकि ये पहले के इन्फॉर्मेशन है सारे, मैंने आपको सारा रिवाइज करवाया। ये देखो जैसे ये वाला बाहर आ गया है ना, ये आप पढ़ा सकते हो। ट्रैफिक इंपॉर्टेंट, ट्रैफिक इज नॉट अबाउट ट्रैफिक, इट इज वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है। ट्रैफिक लीगली बाइंडिंग नहीं है, ट्रैफिक पूरी दुनिया में ट्रेड को देखता है ना। IUCN और WWF मिलकर ट्रैफिक बनाया गया था। IUCN और WWF ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि तभी तो IUCN के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, IUCN के नीचे है। ट्रैफिक एक NGO है, इट्स एन NGO, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रेड मॉनिटरिंग प्रोग्राम, है ना। इसका गोल है टू इंश्योर दैट ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नॉट अ थ्रेट टू द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये है कि पूरे दुनिया में अगर इतना ट्रेड हो जाए कि नेचर ही कंजर्व न रहे। हजार्डस मटेरियल रिलेटेड कन्वेंशन कौन कौन सा? बेसल कन्वेंशन, है ना, ट्रांस बाउंड्री वेस्ट के लिए रॉटरडैम, पेस्टिसाइड केमिकल के लिए स्टॉकहोम, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के लिए मीनामाता मरकरी के लिए। बेसल कन्वेंशन ये सब आपको धीरे धीरे बताऊंगा एक एक करके, एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट पेज ऑफ आवर नोट्स, ठीक है। तो जल्दी जल्दी कवर करने का प्रयास करेंगे ये हम। बेसल कन्वेंशन दुनिया का इन्वायरमेंटल अग्रीमेंट हुआ था। बेसल मतलब नॉट इन माई बैकयार्ड, मेरे बैकयार्ड में ये वेस्ट नहीं रहेगा तो हम ट्रांस बाउंड्री वेस्ट कर देते हैं इधर से उधर, तो ये भी
जो है वो नीति यहाँ पे अपनाई गई थी कि नहीं, मेरे पास नहीं रहेगा तो आप किसी और दूसरी जगह मत भेज दो, ऐसा फिलॉसफी मत अपनाओ। 1989 में ये बेसिल कन्वेंशन अपनाया गया था, है ना। वेस्ट पे था, ये वेस्ट पे था पूरा पूरा। कंट्रोल ऑफ हजार्डस वेस्ट मूवमेंट, डिस्पोजल ऑफ मूवमेंट्स को घटाना है, ट्रांसबाउंड्री नेशन के बीच में मूवमेंट्स को घटाना है। हैती एंड यूएस दे साइंड तो किया इन्होंने, लेकिन हैती ने रेटिफाई नहीं किया है ना। अदर वेस्ट जैसे हाउस होल्ड वेस्ट, इंसिनरेटर वेस्ट, पीआईसी मतलब रिटर्न कंसेंट वगैरह चाहिए, सारे स्टेट कंसर्न होते हैं। पीआईसी, पीआईसी मतलब होता है प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट। यहीं पे तो होता है कि पहले से आप लिख के दो कि आपके स्टेट में हम ट्रांसबाउंडरी वेस्ट डालेंगे कि नहीं डालेंगे। रेडियो एक्टिव वेस्ट को भी ये एड्रेस नहीं करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसबाउंडरी वेस्ट में रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं है, ये सिंपल वाला वेस्ट है जो घर का कूड़ा निकलता है, वो नॉट इन माई बैकयार्ड। 2019 में अमेंडमेंट लाके इसको लीगली बाइंडिंग बना दिया गया था, ग्लोबली रीचिंग, पूरी दुनिया में पहुंचा दिया गया। प्लास्टिक वेस्ट के लिए मैकेनिज्म लाया गया था। रॉटरडैम के बारे में मैंने आपको बताया था ना, रॉटरडैम मतलब कोई चीज रॉट क्यों हो जाती है, केमिकल की वजह से कोई चीज रॉट हो जाती है। रॉटरडैम, रॉटरडैम कन्वेंशन यूएनईपी और एफएओ को मिला के बना है, ठीक है। फूड एंड ये रॉटरडैम जो है पेस्टिसाइड वाला है ना, इसलिए एग्रीकल्चर वाला इसमें आएगा। शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी होनी चाहिए। इट कवर्स पेस्टिसाइड एंड इंडस्ट्रियल केमिकल्स दैट हैव बीन बैंड और सीवियरली रिस्ट्रिक्टेड। एनेक्सर 3 में लिखा गया है, मतलब ऐसे पेस्टिसाइड जिनको रिस्ट्रिक्ट किया गया है, हालांकि ये लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन तो है। प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट इसमें भी है ना, वॉलंटरी बेसिस पे कि हम अगर करना चाहते हैं तभी हम करेंगे रॉटरडैम कन्वेंशन को फॉलो। लीगली बाइंडिंग है, ये लीगली बाइंडिंग है, रॉटरडैम इज लीगली बाइंडिंग, साथ साथ बेसिल कन्वेंशन इज लीगली बाइंडिंग। ये सारे कन्वेंशन किसके हैं, तो ये सारे हजार्ड मटेरियल रिलेटेड कन्वेंशन है, ये आपको ध्यान में रखना है इस चीज को। फिर 17वां में आता है स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, ये यूनेप का है। इसमें एफएओ की क्या जरूरत है, एफएओ तो उसमें था ना रॉटरडैम में। पीओपी वैसे ऑर्गेनिक केमिकल होते हैं जो कि फैटी टिश्यूज में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। इनिशियली 12 पीओपी थे, जिसमें 9 जोड़ा गया है बाद में। पेस्टिसाइड, इंडस्ट्रियल केमिकल जितने भी आते हैं ना, बाई प्रोडक्ट्स, अनइंटेंशनल बाई प्रोडक्ट्स, मर्क्यूरी जोड़ा गया था, है ना। तो ये सारे जो है वो, अच्छा नहीं, मर्क्यूरी तो मीना माटा वाला है, वही तो मैं बोल रहा था कि मरकरी नहीं हो सकता है इसमें। मरकरी को हटा दो, मरकरी इज मीना माता, ठीक है। यहाँ तक ही है बस, ये है ना। आई एम सॉरी फॉर द कंफ्यूजन। ये देखो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट में भी रिसेंटली 9 जोड़ा गया है। एनेक्सर ए में एलिमिनेट करना है, बी में रिस्ट्रिक्ट करना है, और सी में घटाना है या एलिमिनेट करना है। अब आ गया मीना माता हमारा कन्वेंशन। मीना माता भी यूएनईपी के द्वारा ही गवर्न होता है। मरकरी पे है कि मरकरी पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। 2013 में, है ना, कु कुमा माता कन्वेंशन भी एक हुआ था। एंथ्रोपोजेनिक इमिशंस एंड रिलीजियस ऑफ मर्करी एंड इट्स कंपाउंड्स को हमको कम करना है। ये नेचुरल मर्क्यूरी इमिशन को नहीं काउंट करता है, एंथ्रोपोजेनिक सिर्फ काउंट करता है, ये चीज ध्यान रखना। बट इट डज नॉट इंक्लूड द नेचुरल मर्क्यूरी इमिशन जो कि नेचुरली इमिट होता है हवा में, ठीक है। does not include natural emissions. Mercury is one of the most toxic metal we have ever known. अब UNFCCC के बारे में जानते हैं। इसका COP 3 में आया था क्योटो प्रोटोकॉल। ये तो अभी अब मैंने आपको बताया ही। क्योटो प्रोटोकॉल में इमिशन रिडक्शन का प्रोविजन किया गया था, है ना। शुरू में कन्वेंशन बताया गया था, लेकिन ये इनएडिक्वेट था। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आया था UNFCCC का, एंड इट वाज द वर्ल्ड्स ओनली, UNFCCC इज वर्ल्ड्स ओनली लीगली बाइंडिंग ट्रीटी। ये क्योटो प्रोटोकॉल लीगली बाइंडिंग है, याद रखना, लेकिन UNFCCC लीगली बाइंडिंग नहीं है। GHG को कम करने के लिए 2005 में रेटिफाई भी हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया था, है ना। प्लेसेस ए हेवियर बर्डन ऑन डेवलप्ड नेशन ऑन इट्स सेंट्रल प्रिंसिपल क्या है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो CDR मैकेनिज्म है, कि मतलब सबकी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ग्लोबल वार्मिंग हमको कम करना है, लेकिन डिफरेंशिएटेड भी इस मामले में कि आपने ज्यादा अगर इंडस्ट्री का यूज करके ग्लोबल वार्मिंग फैलाया है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा भी होती है। इसलिए डेवलप कंट्री पे सारा ओनस इसने डाल दिया था। डिफरेंशिएशन बिटवीन डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्री यहीं पे बताया गया था बाई क्लबिंग देम एज एनेक्सर 1 कंट्रीज एंड नॉन एनेक्सर कंट्रीज। एनेक्सर 1 मतलब डेवलप्ड कंट्रीज है, नॉन एनेक्सर मतलब नॉन डेवलप्ड कंट्रीज। फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म इसी में लाया गया था, जिसमें ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन की बात की गई थी। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म यहीं पे लाया गया था, सी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, है ना। एमिशन ट्रेडिंग भी कॉन्सेप्ट यहीं पे लाया गया था। तो अगर पूछे कि CDR कॉन्सेप्ट लीगली बाइंडिंग क्योटो प्रोटोकॉल है, ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन, देखो CDM, एमिशन ट्रेडिंग, ये सब इसी में लाया गया था। फिर एक कानकुन में हुआ था जिसमें टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म लाया गया था, इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रीन क्लाइमेट फंड, ग्रीन क्लाइमेट फंड का ट्रस्टी कौन है, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक से ही आप GCF, मान लो आपको पेड़ लगवाना है, बहुत सारे ग्रीन हाईवेज वगैरह बनवाने हैं, तो वर्ल्ड बैंक से आप ले सकते हो, है ना। सारे प्रोजेक्ट, प्रोग्राम, पॉलिसी डेवलपिंग नेशन में यही देता है। ट्रस्टी मतलब उसके विश्वास पे उसने फंड को ले लिया अपने नाम पे, है ना। आई एम सॉरी अगर आपको दिख नहीं रहा है तो एक सेकंड। हाँ, अब आई थिंक इट इज विजिबल ना, ठीक है। यहाँ पे मैं बताया था ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है वर्ल्ड बैंक इसका ट्रस्टी होता है। एंड कंट्री पार्टीज टू अडॉप्ट क्लाइमेट चेंज फंड गवर्न बाय द GCF बोर्ड। GCF इसका फंड गवर्न करता है।
अब देखो थोड़ा सा ही और बाकी है 5 मिनट का। एडेप्टेशन फंड जीसीएफ सेक्रेटरीट के रूप में एडेप्टेशन फंड लाता है। फिनेंस कंक्रीट एडेप्टेशन प्रोजेक्ट्स लाया गया डेवलपिंग कंट्री में, क्योटो प्रोटोकॉल पार्टीज में, वैसे कंट्री जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए वल्नरेबल है उनके लिए फंड जुटाया गया है। एंड फंड को फाइनेंसेस कहाँ से मिलता है? शेयर ऑफ प्रोसीड्स, मतलब एमिशन रिडक्शन, सीडीएम जो कॉमन डिफेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो एमिशन रिडक्शन के बाद जो कम एमिशन करता है उसको क्रेडिट मिलता है ना, उससे फंड वन मिलता है। अब देखो 2016 में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था, COP21। इसमें बोला गया कि टेम्परेचर राइज को 2 डिग्री से कम रखना है प्री इंडस्ट्रियल लेवल के, एंड एफर्ट लगाना है कि 1.5 डिग्री से कम रहे। 2020 टॉक इसी समय हुआ था COP21 में ही, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को 20% कम करना है, रिन्यूएबल एनर्जी को 20% बढ़ाना है, एनर्जी एफिशिएंसी को भी 20% बढ़ाना है। डेवलप कंट्री ने बोला कि हम 100 बिलियन हर साल देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। सोचो 2015 में हुआ था, 8 साल हो गया, ऐसा हुआ ही नहीं है कुछ। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन NDC, NDC हर 5 साल, इट इज रिपोर्टेड एवरी 5 ईयर टू UNFCC। मतलब UNFCC को हम लोग हर 5 साल बताते हैं कि हम लोग अब इतना दिन में नेट जीरो कर देंगे, इतना दिन में हम ये कर देंगे। ये होता है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है। एंड इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग, तभी तो मोदी जी ने बोल दिया ऐसे ही कि 2047 में हम लोग करेंगे नेट जीरो। अब भैया लीगली बाइंडिंग है ही नहीं, इवन अमेरिका वगैरह बोला है 2050 में करेंगे, 40 में करेंगे, लेकिन लीगली बाइंडिंग जब है ही नहीं तो तुम करके भी क्या कर लोगे? एक तो गोल यही है कि सारे कंट्रीज को टेक्निकल एक्सपर्टीज का एक्सेस होना चाहिए। क्लाइमेट चैलेंज अगर वो कर रहा है, मतलब टेक्नोलॉजी शेयर करेगा अमेरिका हमसे, तभी तो हम क्लाइमेट चेंज, मान लो कुछ रिन्यूएबल वाला बनाया तो हमको शेयर करे, तभी तो हम ओवरऑल क्लाइमेट चेंज से बच सकते हैं। यही NDC था। फिर है COP25 2019 में हुआ था मैड्रिड में। इसका कोई उतना इंपॉर्टेंस नहीं है मैड्रिड वाले का, हालांकि थोड़ा सा मैड्रिड के बारे में ये जानना है कि इसका ऑब्जेक्टिव था कंप्लीट द रूल बुक टू द पेरिस एग्रीमेंट दैट विल इफेक्टिव इन 2020 टू रिप्लेस द 1997 क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल अभी रिसेंटली खत्म हुआ है, तो उसको ये अपडेट करना था, है ना। फिर है वियना मॉन्ट्रियल के गाली, ये तीनों एक साथ पढ़ना है VM के। ये ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए 85 में बना था। वियना 85, VP से है वियना 85। इट्स नॉट लीगली बाइंडिंग, है ना। रिडक्शन ऑफ गोल्स फॉर द यूज ऑफ CSE। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल उसके बाद आया, एंड ओजोन लेयर को डिप्लीट करने वाले सब्सटेंस का प्रोडक्शन कम करना था। एंड इसी से बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कम हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से, है ना। 1987 में 2 साल के बाद ही ये आ गया था। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए अलग अलग टाइम टेबल था। 98% प्रोडक्शन कर हो गया है ना, जितने भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं उसके। उसके बाद किगाली अग्रीमेंट एक आया था। किगाली एग्रीमेंट 2016 में हुआ था। इसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अमेंड किया गया था। बोला गया था कि HFC को हम लोग कम करेंगे। यहाँ पे HFC इंपॉर्टेंट है, दिस इज नॉट अबाउट CFC। HFC को हम लोग 80-85% हम लोग कम कर देंगे मैन्युफैक्चरिंग और उसका यूज भी, है ना। 2045 तक करना है। तो किगाली एग्रीमेंट तो अभी भी भाई चल रहा है। और ये किगाली वाला जो है, की गाली गाली देता है तो मतलब आदमी लीगल रास्ता अपनाता है ना, क्यों मुझे गाली दिया, तो गाली लीगाली, किगाली लीगाली ऐसे भी याद कर सकते हो। किगाली अमेंडमेंट इज लीगली बाइंडिंग। टेक्नोलॉजी एंड एनर्जी असेसमेंट पैनल इसमें बनाया गया था। टेक्नोलॉजी एंड टीप टीप बनाया गया था किसमें? किगाली अमेंडमेंट में। पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज एंड प्रोडक्ट्स फॉर देयर एनर्जी एफिशिएंसी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। फिर अगला है REDD एंड REDDH पूछता है थोड़ा। रेड मतलब रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट। रेड किससे रिलेटेड है? तो फॉरेस्ट लगाने से। रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट, मतलब जंगल को हम लोग लगाएंगे या फिर पेड़ को काटना कम करेंगे, वही हो गया रेड। एंड वैसे डेवलपिंग कंट्रीज जो कि जंगल को बचा रहे हैं उनको इंसेंटिव भी दिया जाएगा। और रेड प्लस, ये रेड प्लस है, REDDH नहीं। रेड प्लस में डिफोरेस्टेशन तो घटाएंगे ही, साथ साथ हम लोग लाइवलीहुड को भी इंप्रूव करेंगे, बायोडाइवर्सिटी को भी बचाएंगे, फूड सिक्योरिटी सर्विसेज, फूड सिक्योरिटी भी हम लोग रखेंगे, है ना। जंगल लगाने के साथ साथ बहुत फायदे होते हैं, तो सबको रखना है, यही रेड प्लस में है। इसे जंगल बचाना ही नहीं है कटने से, बाकी सब भी करना है। UNFCCC का 2001 में COP7 हुआ था माराकेश, क्योटो प्रोटोकॉल, वहां पे एडेप्टेशन फंड बना था माराकेश में। एंड ग्रीन क्लाइमेट फंड, ग्रीन हाउस एमिशन कम हुआ था 2010 में। तो ये सारा हो गया हमारा इन्वायरमेंट खत्म। और ये जो सर के नोट्स थे काफी हेल्पफुल थे, है ना। एंड आई होप कि सबको बहुत अच्छे से ये पूरा पूरा समझ में आया होगा। एक बार और मैं नोट्स को टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, सब आपको ध्यान से देखना है और सब आपको याद करके जाना है। इवन एग्जाम हॉल में भी जब आप जा रहे हो तो आपको ये देखते रहना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, थैंक यू। बहुत जल्दी बाकी वीडियोस भी आने वाला है, करंट का और PYQ थेमेटिक वाला।